Hello, my dear students. So, today we are going to study about non-contact forces from chapter 3, Laws of Motion. So, now we have this force, one of the contact force, that is force exerted during collision. When two bodies collide, they push each other. As a result, equal and opposite force, a kind of action-reaction force is developed. As a result, equal and opposite forces act on each other. These forces are the forces of action or force of the reaction. ठीक है, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द एक्शन रिएक्शन फोर्स, बिल्कुल वही यहाँ पर होगा. अब जैसे वी हैव टू बॉडीज हियर, दिस इज माय बॉडी ए एंड दिस इज माय बॉडी बी. बॉडी बी का हम कलर चेंज कर देते हैं. लेट्स से हमने कलर ले लिया ये, ठीक है, बॉडी बी. ठीक. अब यहाँ पर जो बॉडी ए और बॉडी बी में डिफरेंस ऑफ कलर या डिफरेंस ऑफ वेट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ मास हो सकता है. करेक्ट. देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि दोनों का मास अलग अलग हो. राइट. सो बॉडी ए का मास हमने ले लिया एम ए, बॉडी बी का मास हमने ले लिया एम बी. ठीक है. नाउ दे वर कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और यहाँ पे वी सॉ अ कोलिजन. राइट. अब यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन, एक सिनेरियो ऑफ कोलिजन. जब कोलिजन हुआ तो उसके बाद चीजें पीछे की तरफ जाती है. करेक्ट. अब वो पीछे की तरफ क्यों जाएंगी? बिकॉज अब यहाँ पे इफ यू कुड सी, ए पर बी की वजह से फोर्स आएगा. करेक्ट. सो ए पर बी की वजह से फोर्स आएगा. सो व्हाट वील से, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. करेक्ट. और बी पीछे की तरफ जाएगा अगेन, तो बी पर किसकी वजह से फोर्स आएगा? ए की वजह से आएगा. जब कांटेक्ट हो गया तो दिस वाज योर एक्शन फोर्स. दीज आर योर एक्शन फोर्सेस. करेक्ट. ये तो एक्शन था. नाउ ये एफ ए बी क्या है? दिस इज योर रिएक्शन फोर्स. करेक्ट. इतना समझ में आया? अब यहां पे क्या होगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. ठीक है. ये लिखने का तरीका समझ में आ गया? सो एफ ए बी मीन्स ए के ऊपर फोर्स जो बी का रिएक्शन है. राइट. ऐसे ही दिस इज एफ बी ए मीन्स फोर्स ऑन बी जो ए की वजह से आ रहा है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. दैट मीन्स वो एक रिएक्शन फोर्स है. तो टकराने के बाद वो दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं. दैट मीन्स ये जो मेरा ए है ये जाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स ए बी, एंड जो बी है ये भी पीछे की तरफ जाएगा ड्यू टू फोर्स बी ए. क्लियर हो गया? हाँ. जो शुरू में जिसकी वजह से कॉलिजन हुआ, भाई एक फोर्स ए की वजह से इट वाज मूविंग फॉरवर्ड. राइट. ऐसे ही बी भी अपनी मस्ती में अपने फोर्स से आ रहा था. अब दोनों में हुआ कोलिजन. सो दीज वर दी, इन्हीं फोर्सेस की वजह से दोनों में कोलिजन हुआ है. राइट. तो ये क्या हुए मेरे एक्शन फोर्सेस. अब कोलिजन के बाद ये गए पीछे. क्यों? क्योंकि अब ए के ऊपर सिर्फ उसका फोर्स नहीं है, वो उसके ऊपर बी का रिएक्शन आया है. राइट. जैसे मैंने कल बताया था, इफ आई एम स्लैपिंग समवन तो उसके फेस पे ऑब्वियसली एक एक्शन मैंने किया, लेकिन मेरे हाथ में भी तो कोई ना कोई रिएक्शन होगा नहीं होगा, या मेरे हाथ में कुछ दर्द होगा ही नहीं. मेरे हाथ में भी तो एक काइंड ऑफ पेन होगा दैट आई हिटेड समथिंग. राइट. अगर मैं दीवार पे अपना हाथ को हिट करती हूँ, इन दैट केस मेरे पाम में पेन होगा. करेक्ट. सो सिमिलरली अगर मैंने ए को हिट, ये ए और बी में हिट हुआ, तो बी ने क्या किया है? ए ने बी को हिट किया, बी ने रिएक्शन दिया, एंड दैट रिएक्शन इज एफ ए बी. समझ गए? अगर ए ने बी को हिट किया तो बी ने अपना रिएक्शन दिया. वो रिएक्शन किस फॉर्म में आया? एफ ए बी की फॉर्म में. अब बी की कहानी सुनते हैं. अगर
बी ने ए को हिट किया, तो ए ने भी क्या किया, रिएक्शन दिया इन द फॉर्म ऑफ एफ बी ए. So these are your reaction forces. Clear? Okay, good. So when two bodies collide, हम these are the reaction forces on each other. जैसे मैंने बताया था, if I'm slapping someone, तो मैंने एक्शन किया तो उसके फेस पे पेन होगा, right? So that was what? That was my force on B due to A. लेकिन रिजल्ट में मेरे हाथ में भी एक पेन होगा, राइट? दैट इज फोर्स ऑफ ए ड्यू टू बी. क्लियर हो गया? सो एक दूसरे के रिएक्शन फोर्सेस कौन से हैं? एफ ए बी एंड एफ बी ए. ओके, अब जैसे एक और केस है कोलिजन का. मैंने क्या किया, अपना हाथ दीवार पे कोलाइड किया, राइट, विथ सम फोर्स. ओके, तो मैं हैंड को एफ एच मान लेती हूँ. कोलाइड किया, राइट. अब माना कि जो वॉल है वो काफी स्ट्रेंथ है, वो नहीं हिलेगी, लेकिन बॉल का मेरी तरफ क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा, मेरे हाथ में पेन होगा, राइट. तो वॉल जो है, वॉल को भी फील हुआ है पेन. अगर उसमें ऑब्वियसली सेंस होती तो वॉल को भी देयर वाज सम अमाउंट ऑफ फोर्स हिटेड ऑन द वॉल, और उसी का रिएक्शन मुझे मेरे हाथ पर फील होगा, राइट, कि हाँ आई हिटेड समथिंग, आई विल फील दैट पेन, राइट. ठीक है, तो जब दो चीजें कोलाइड होती हैं तो एक्शन रिएक्शन में दोनों पर ही इंपैक्ट आता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेयरिंग, कि कौन कितना फोर्स बेयर कर सकता है. हमको रिजल्ट अलग अलग लग सकते हैं, राइट, लेकिन एक्शन रिएक्शन का फोर्स इम्पैक्ट जो है उनके ऑन द बेस ऑफ मास एंड ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी रहेगा. ठीक है, that you will study when you will study about momentum. Okay, okay. So a body B, while in motion, collides with a moving body A and exerts a force AB. What is it? Force on A due to B, which is called force of action. तो ये था एक्शन, जैसे मैंने बताया. अब ये बी का एक्शन था, उसका रिएक्शन किसको मिला? बी को वापस मिल गया. अब मैंने किसी को मारा तो मुझे उसका पेन मेरे हाथ में भी होगा, राइट. मैंने वॉल को हिट किया तो मेरे हाथ में भी पेन होगा, करेक्ट. ठीक है, सो विच इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ एक्शन एट द सेम इंस्टेंट, यानी कि मुझे थोड़ी देर बाद जाके पेन होगा, उसी इंस्टेंट में, एट दैट सेम इंस्टेंट द बॉडी ए ऑल्सो exerts एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज एफ बी ए on the body B. As a result of these forces, the bodies move apart after the collision. वो पीछे पीछे हो गई. Clear? यहां तक कोई भी confusion? In any of the contact forces? Okay. Now coming to your non-contact forces. So ये जो non-contact forces हैं, that we're gonna start here. यहां पर एज द नेम इज सजेस्टिंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिनमें कॉन्टैक्ट ना हो. नाउ यू गिव मी एन एग्जांपल. अभी तक हम इतने फोर्सेस पढ़ चुके हैं जहां पे फोर्स ऑफ एक्शन तो हो रहा है लेकिन कहीं भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स नहीं है. उससे पहले भी काफी बार हम एक फोर्स तो पढ़ चुके हैं ऐसा जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था. अब जैसे फॉर सपोज देयर इज अ एप्पल ऑन अ ट्री, करेक्ट. तो ये जो एप्पल है ये गिर किसकी वजह से रहा है नीचे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटी क्या उसको हाथ में पकड़ के नीचे लेकर आ रही है? नहीं ना. इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जहां पर कॉन्टैक्ट नहीं है. ऑल्सो जब दो मैग्नेट्स हमारे पास हो, एक फेस नॉर्थ है और एक फेस साउथ है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं. उनको छोड़ भी दोगे तब भी वो अट्रैक्ट हो जाएंगे,
राइट, एक रेंज में रखो, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्या वहां पे कोई बीच में आया फोर्स उनको पकड़ के रखने के लिए? नो। So there was again magnetic force is again a non-contact force. Clear? Okay. केमिस्ट्री में we studied about the कि ये जो हमारे पास बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ऑल्सो देयर इज, वी से कि नेगेटिव चार्ज रिपेल, रिपल्जन इज देयर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, कोई पकड़ के इनको अलग कर रहा है या कोई पकड़ के इनको साथ में लेकर आ रहा है? अपने आप हो रहा है। So this is your electrostatic force. This is happening due to electrostatic force. Clear हो गया? Okay, so this was the introduction to this chapter, to this topic here. So the force experienced by bodies, even without being physically in touch, are called non-contact forces or forces at a distance, जो distance से काम करते हैं। जैसे gravitational force, as you said, then electrostatic force and the magnetic force. The gravitational force in the universe, each particle attracts the other particle due to its mass. Okay? The force of attraction between them is called gravitational force. Okay? So, mass की वजह से, if something is having mass, means matter. हमने पढ़ा in the chemistry that what is matter? Something that occupies space and have volume, right? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर किसी चीज में मास होगा तो वो उसको अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी तो हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो स्टेबल है। सन इज देयर, अर्थ इज देयर, अदर प्लैनेट्स आर देयर, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उनको क्या करे हुए है? बांधे हुए है। ओके, फॉर सपोज यहाँ पर दो चीजें, देयर इज अ टेबल एंड देयर इज अ चेयर इन फ्रंट ऑफ यू, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट सिंस वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो वो अट्रैक्ट होते हुए हमको दिख नहीं रहे हैं। ओके, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड बहुत 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 कम है, इसीलिए दे आर नॉट मूविंग, क्योंकि वो फोर्स जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। बट यस, दो चीजें जिनमें मासेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, and that force is gravitational force. ओके, अर्थ का जो ग्रेविटी, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई हमको विजिबली दिखती हैं, राइट? लेकिन दो चीजें जिनमें मास बहुत ज्यादा है वो एक दूसरे को डेफिनेटली अट्रैक्ट करती हैं, बट वो जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू देयर मास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, वो बहुत कम है। तो ऐसे मोशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। अब कोई चीज है, उसको मैं बहुत हल्का सा फोर्स दे रही हूँ तो क्या वो मोशन में? आई एम अप्लाइंग द फोर्स, बट उसकी एक लिमिट को क्रॉस करने के लिए, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी है उसको चैलेंज करने के लिए, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है उसको चैलेंज करने के लिए, तो चैलेंज करने के लिए बहुत फोर्सेस हैं, उसको सबको ओवरकम करके अपनी तरफ खींचना होगा, राइट? सो वो फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होगा। क्लियर? जैसे मैंने अभी बोला था कि अर्थ भी जो है उसमें, सिंस इसके पास हाई अमाउंट ऑफ मास है, इट इज, जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है उससे तो ज्यादा ही मास होगा पूरी अर्थ में, करेक्ट? So the earth also, because of its mass, attracts other masses around it. The force on a body due to earth's attraction is called force of gravity, जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उस फोर्स, उस बॉडी पर क्या बोलते हैं? इस बॉडी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, या वेट ऑफ द बॉडी, राइट? जिस वेट से हम क्या करते हैं? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज ऑल्सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इफ यू रिमेंबर when yesterday I was making the diagrams, correct? तो मैं क्या कर रही थी? I was, for suppose this is 5
kg of the box. So नीचे की तरफ I was saying weight of the body is 50 न्यूटन. तो ये क्या है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो वेट जिससे वो नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है, राइट? So 50 kg is the mass, whereas 50 newton is the weight or force of gravity. Clear? Any confusion mass और weight में? अब ये मैंने 50 न्यूटन लिखा कैसे? मैंने लिख तो दिया, कैसे लिखा? कैसे पता चला कि ये 50 न्यूटन है? F is equals to ma, राइट? F is equals to ma, ये तो करेक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू जी, राइट? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मींस जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही है यहाँ पे क्या है? 5 kg, right? Into g, that is 9.8 to be specified, correct? अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं तो यहाँ पे जो मेरा वेट होना चाहिए वो 50 न्यूटन नहीं होगा. वो कितना होगा? 5 into 9.8, that is actually 49 न्यूटन, राइट? लेकिन सिंस हम 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, दैट इज द रीजन F into 10, दैट इज 50 न्यूटन. सो अर्थ जिस फोर्स से एक 5 kg के ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है अपनी तरफ, दैट इज 50 न्यूटन. क्लियर हो गया? So it causes motion in the body towards the earth. Means for us we say कि downward motion दिख रहा है. If the body is free to move, thus it is the force due to the gravity that makes the body fall when released from certain height. The body also attracts the earth by the equal force, लेकिन अगेन अब जब मैं अर्थ पे 50 न्यूटन, कल ही हमने एक्शन रिएक्शन समझा, अगर मैं अर्थ पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूं, जैसे मैं किसी वॉल पर 50 न्यूटन से मार रही हूँ तो 50 न्यूटन का फोर्स मेरे हाथ पर भी आया, दैट इज द रीजन मुझे पेन हुआ, करेक्ट? तो अगर मैं अर्थ के ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ तो अर्थ भी मेरे ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ठीक है? जब अर्थ लगा रही है तो मैं उसकी तरफ खिंचती जा रही हूँ, राइट? लेकिन मैं भी अर्थ पर 50 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास हमको वो मोशन नहीं दिखेगा, ठीक है? इट वोंट बी क्रिएटिंग एनी मोशन बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई mass. So there are some examples. A ball placed on a table starts rolling down when it is tilted. अगर मैंने एक tilted surface लेकर आई हूँ, so ball अपने आप ही रोल करते करते आगे, उसको जरूरत नहीं होगी कि उसको आगे आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाए. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay. Then next is if a body is thrown up in the air, so उसको ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जाने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, बट जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पर रीच कर जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो नीचे आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसे ऊपर से किसी ने नीचे अपने आप नहीं फेंका है, इट इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. A coin falls down when it is released to some height. Again बॉल वाला ही एग्जांपल है. अगर मैं कॉइन को ऊपर की तरफ थ्रो करती हूँ तो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट व्हेन इट गोज अप its velocity becomes zero and then it is coming down, right? Again due to the gravitational force. कोई भी confusion यहाँ तक? Okay. Now coming to our next force, that is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पहले इस वर्ड पर आते हैं. इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस जो हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, राइट? या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है?
जब हमारे जो चार्जेस है मींस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में आते हैं तो हम पढ़ते हैं करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स अपने स्टैटिक मोड पे हैं मींस वो मोशन में नहीं है तब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब जो चार्जेस हैं वो एज सच मोशन में प्रेजेंट नहीं है। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे था टू चार्जेस दैट इज of opposite nature, sorry, of the same nature, that is maybe negative negative, maybe electron electron, or let's say proton proton, right? Proton proton, they will repel each other. So यहाँ पे क्या है, there is a repulsive force between them, repulsive force between them, right? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पे क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो इनको पास लेकर आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, right? And that repulsive force or attractive force between the charges is known as electrostatic force. Clear हो गया? So, two charges repel while unlike charges attract each other. The force between the charges is called electrostatic force. This force acts between the charges objects even when they are separated. मतलब जब वो कांटेक्ट में नहीं है तब भी उन पर एक फोर्स लगा हुआ होता है, राइट? तभी तो वो रिपेल या फिर अट्रैक्ट करेंगे. So example, when a comb is rubbed on a dry hair, it gets charged. In this comb is brought near the small bits of paper, opposite charges are induced on the bits of paper and they begin to move towards comb. The motion of paper of bit is due to the electrostatic force of attraction exerted between the unlike charges on the comb and the paper bits. Now what is happening? आपने एक comb लिया एंड कॉम को क्या किया, कॉम को रब करना शुरू किया इन योर हेयर्स और फ्रॉम द वूल, यू कैन डू एनीथिंग, या तो हेयर से रब करोगे या फिर उसको वूल से रब करोगे. सो उससे क्या होगा, नाउ दिस कॉम हैज सम चार्ज्ड पार्टिकल्स, इट इज चार्ज्ड. ठीक है, क्लियर, इट इज चार्ज. अब जैसे ही आप इसको बिट्स ऑफ पेपर, अब बिट्स ऑफ पेपर में फिलहाल कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी तो वो उनमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था. लेकिन जैसे ही मैं ये चार्ज कॉम या फिर स्केल भी ले सकते हो आप यहाँ पे, इस केस में स्केल इसके पास लेकर आई, तो अगर मैं मैग्नीफाई करूं, लेट्स से फॉर सपोज दिस कॉम्ब इज नेगेटिवली चार्ज नाउ. ठीक है, अभी नेगेटिव से अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव. अब जो पेपर के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें क्या होगा, या फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे, जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा सा इस साइड ले आएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस साइड ले आएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक, तो ये जो पॉजिटिव साइड अब रिच हो गई है, ये क्या करेगी, ये नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो कॉम पे चिपकेंगे. अब जब कॉम पर चिपके तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर ट्रांसफर होना चाहेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ट्रांसफर हुए, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये नीचे गिर जाएगा. फिर से होता है ना, थोड़ी देर चिपकेंगे और फिर अपने आप नीचे गिर जाते हैं. क्यों, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो चुका है. अब दूसरा पेपर अट्रैक्ट हुआ, अपने आप को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल न्यूट्रल किया, फिर से नीचे गिर गया. ठीक है, फिर पेपर अट्रैक्ट हुआ, फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल किया, फिर से नीचे गिर गया, राइट. और कुछ देर बाद ये कॉम्ब भी अपने सारे जो चार्ज पार्टिकल्स थे उनको लूज कर देता है और फिर ये फर्दर उस पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा. समझ गए? सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है. ओके, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. टू लाइक मैग्नेट पोल्स, जैसे मैग्नेट पोल्स, अब जैसे यहाँ पर चार्जेस में क्या होता है, प्लस और माइनस, ऐसे ही पोल्स में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ.
करेक्ट. सो लाइक पोल्स मतलब लेट्स से साउथ, किसी मैग्नेट का साउथ फेस, नॉर्थ साउथ फेस, नॉर्थ साउथ फेस. अब ये दोनों लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. करेक्ट. अब जब ये दोनों लाइक फेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो क्या होगा? देयर विल बी अ रिपल्सिव फेस, रिपल्सिव फोर्स between them. So two like magnets, poles repels. अगेन क्या होगा? रिपल्जन आएगा. और अगर दो लाइक होंगे तो एकदम से क्या होगा? देयर विल बी अट्रैक्शन. तो ये जुड़ जाएंगे. राइट. देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. करेक्ट. So two like magnets, poles repels. This is the case for repulsion, whereas two unlike ones will attract each other. Correct? अब ये जो repulsion और attraction हो रहा है between the magnet poles, that is due to the magnetic force. Okay? So separation के बाद भी ये magnetic force काम कर रहा होता है, इसलिए एकदम से दूर से ही चीज attract हो जाती है. Correct? So when a pole of a magnet is brought near a small iron nail without without touching it, an opposite polarity is induced in the nail. क्योंकि nail में पहले कोई polarity नहीं थी, nail में कोई north और south zone नहीं था, right? लेकिन जैसे ही मैं कोई मैग्नेट उसके पास लेके आई तो इंड्यूस हुई, मींस पहले ना होना, लेकिन बिकॉज ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक प्रॉपर्टी का टेम्परेली आ जाना. ठीक है. एक प्रॉपर्टी का टेम्परेली आ जाना तो उसको क्या बोलेंगे? इंडक्शन या इंड्यूस करवाना. ओके. हाँ. जैसे फॉर सपोज यू हैड नो आइडिया. अब आप कहीं मार्केट में गए एंड यू हैड नो आइडिया रिगार्डिंग, मतलब यू डजंट वांटेड टू ईट अ बर्गर या फिर कुछ भी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक जगह की बड़ी तारीफ कह रही, वहां का बर्गर बहुत टेस्टी होता है, वहां का खाना ही चाहिए, अगर आए हो तो खाना ही चाहिए, खा कर जाओ या ये हो. तो मैंने क्या किया, आपके माइंड में बर्गर खाने का आइडिया इंड्यूस किया. देयर वाज नथिंग रिगार्डिंग द बर्गर, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस से, अपने वर्क से आपके माइंड में दैट आइडिया आई इंड्यूस्ड इट. राइट. शुरू से नहीं था लेकिन अब मैंने इंड्यूस कर दिया. अगेन अब ये नेल अगर मेरे पास है तो नेल में तो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती. करेक्ट. नेल में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि मैग्नेट ने क्या किया, इसमें टेम्परेली एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने बिहेवियर से, अपने फोर्स से इंड्यूस कर दी. ओके. ठीक है. In your 11th or 12th, you will study how to make temporary bar magnet. उसको अगर मैं इस नेल को बार बार रब करूंगी तो इसमें थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, एंड देन ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है. ओके. तो अगेन इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर. So the motion of the nail is due to magnetic force of attraction exerted between the unlike poles of the magnet and the nail. फॉर सपोज ये साउथ पोल है तो मैग्नेट के अंदर मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी नॉर्थ पोल को इंड्यूस कर दिया. राइट. कि पहले से नहीं थी, लेकिन इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से, जैसे यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी सेल है, कोई भी एटम है, ऐसे प्लस नेगेटिव, कोई किस डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ऐसे घूम रहे थे, रैंडमली चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं. जैसे ही मैं एक मैग्नेट को लेकर आई, ये सब एकदम आर्मी के मार्च की तरह अलर्ट हो गए, अरे कुछ हुआ है, हम पे कोई इफेक्ट आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैग्नेटिक पोल बनना शुरू हो गया. किसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग? जो भी यहाँ पर फेस होगा. अब फॉर सपोज यहाँ नॉर्थ फेस होता तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोल्स बन जाते. टेम्परेरी पोल्स, अगेन आई एम सेइंग यूजिंग द वर्ड टेम्परेरी. ठीक है. तो उस पोल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता साउथ पोल. ठीक है. क्योंकि इसमें पहले से कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं था तो इसमें मैं अपनी विश से,
पोल्स जनरेट कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई और मैग्नेट होती जिसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फोर्सेस प्रेजेंट थे, मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट थी, तो उसमें मैं अपनी मर्जी से फेस को जनरेट नहीं कर सकती, साउथ पोल या नॉर्थ पोल जनरेट नहीं कर सकती, उसके अपने पोल्स होंगे। अगर साउथ वाला फेस लाऊंगी तो अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ वाला फेस लाऊंगी तो रिपल्शन होगा। ठीक है, उसमें मैं इंड्यूस नहीं कर सकती बिकॉज उसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। नेल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं थी, मैंने एक मैग्नेट उसके बिहेवियर में लेकर आई, उसके रेडियस में लेकर आई, एंड देन वहां पर उसके बिहेवियरल चेंजेस में क्या हुआ, टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें आ गई। क्लियर हो गया? ओके, नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द situation you are providing in that particular scenario. Clear? Then the magnitude of non-contact force between two bodies depends on the distance. ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन when you will study the gravitational force in detail, तो you will get to know that gravitational force is equals to g m1 m2 upon r square. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में इन्वर्जन ऑफ स्क्वायर लो, इनवर्स स्क्वायर लो फॉलो होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज, जैसे ए बॉडी है और बी बॉडी है, ठीक है, लेट्स से यहां पे एफ फोर्स हो रहा है, अगर मैंने इनका बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया बाय 2x, पहले डिस्टेंस x था और अब मैंने डिस्टेंस कर दिया 2x, तो फोर्स में F/4 का फर्क आ जाएगा, इनवर्सली होगा ना, और वो भी स्क्वायर, तो मेरे फोर्स में F/4 का फर्क आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो पहले 16 न्यूटन था, 2x डिस्टेंस बढ़ाने के बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूटन रह जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्सली डिपेंडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, और वो भी स्क्वायर से। ओके, so the magnitude of non-contact force between the bodies depends on the distance. अब for suppose एक मैग्नेट है, उसको मैं बहुत दूर लेकर जा रही हूँ, काफी डिस्टेंस है, तो क्या वो अट्रैक्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना नहीं होगा कि वो उन दोनों को साथ मिला सके, राइट? वही, दैट इज कि वही मैग्नेटिक फील्ड में आना। ठीक है, अगर फॉर सपोज इसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहां तक इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सपोर्ट कर रही है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यही मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का, करेक्ट? अगर वो इससे बाहर चला जाएगा तो वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, मतलब इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो इसी रेडियस में एक्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं करेंगी, करेक्ट? मतलब उस पे एक प्रोमिनेंट असर नहीं दिखाएंगे, ये नहीं कि होगा ही नहीं। ठीक है, ये फोर्सेस इंफिनिटी तक वर्क करते हैं, वी से इन फिजिक्स की इंफिनिटी तक वर्क करते हैं, लेकिन एक प्रोमिनेंट जो एक हमको इफेक्ट देखने को मिलता है वो फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, जैसे चार्जेस हैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो अपने जैसे फॉर सपोज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इतना है, अब मैं उससे बाहर अगर मैं चार्ज को ले गई तो वहां पे शायद अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, करेक्ट? अब मेरे पास एक मैग्नेट है और आपके पास एक मैग्नेट है, क्या उनमें अट्रैक्शन हो रहा होगा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, और डिस्टेंस हमने पढ़ा कि जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, करेक्ट? अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स उसके स्क्वायर, इनवर्सली स्क्वायर से प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा। It decreases with the increase in the separation and increases as the separation decreases. Like for example, अगर पहले 2x फोर्स था और F फोर्स 2x डिस्टेंस था, सॉरी, और F फोर्स लग रहा था और मैंने अपना डिस्टेंस कर दिया x, तो अब डिस्टेंस मेरा फोर्स क्या होगा, 4F, वही रेशो लेकिन ऑपोजिट, समझ गए?
अगर मैं पास ले आऊंगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, अगर मैं दूर लेकर जाऊंगी तो फोर्स कम हो जाएगा. Its magnitude varies inversely as the square of distance of separation. On doubling the separation, the force becomes one fourth. As I told you, कि जब मेरे पास x डिस्टेंस था और यहाँ पर a बॉडी एंड b बॉडी के बीच में लेट्स से फोर्स लग रहा था F, और जब मैंने डिस्टेंस डबल कर दिया 2x कर दिया, राइट, और a बॉडी और b बॉडी के बीच में अब कितना फोर्स होगा, वन फोर्थ ऑफ इट, दैट इज F बाय 4. समझ आ गया क्यों? क्योंकि इनवर्स स्क्वायर रेशियो चल रहा है. क्लियर? We'll start with Newton's first law of motion and inertia. ठीक है? So first law of motion here is saying that uh, हम in our first chapter linear motion क्या था? First tell me that. Correct. Motion in a straight path. So what is the cause of the motion? ये हम पढ़ चुके हैं. What produces the motion? Force. Very good. So to move a cycle, a cyclist has to apply the force on its pedal. In a car, a petrol engine provides what? That amount of force जो कार को या फिर जो भी उसके व्हीकल्स है उसको मूव कर सके. उससे क्या हो रहा है? When we are applying the fuel, वो फ्यूल बर्न होके इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इनफ ताकि वो एनर्जी फोर्स लगा सके उस एक्सिल पर जो टायर को घुमा रही है. करेक्ट? सही. तो ये भी, हाँ भी फोर्स आ गया. देन उसके बाद जैसे हॉर्स कार्ट होता है, बुलक कार्ट होता है, वहां भी जो बेचारा वो हॉर्स है वो इतना फोर्स लगा रहा है आगे चलने के लिए कि साथ ही साथ कार्ट भी आगे मूव कर रही है. करेक्ट? मसल्स को, अपने लेग्स की मसल्स को पुल कर रहा है की तरफ स्ट्रेच कर रहा है ताकि वो एक फॉरवर्ड मोशन दिखा सके. सो एंड अगेन टू मूव अ बोट यू आर अप्लाइंग, आप बोट को रो कर रहे हो, जो हाथों से पानी को पीछे पुश कर रहे हो. सो इन दैट पुश ऑल्सो वी हैव द फोर्स, राइट. जो बैकवर्ड फोर्स होता है उसको पानी को पीछे पुश करना, फिर बोट आगे जा रही है फिर पुश करो, जो और हमारे हाथ में होता है. सो वी आर अप्लाइंग द कांस्टेंट फोर्स. सो ये तो एज यू सेड जब मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड. Before Galileo, scientists were of the view that force is needed not only to start the motion but also to keep the object moving even with the uniform velocity. Means गैलीलियो के पहले हम ये बिलीव करते थे कि ठीक है, जो अगर कोई चीज रेस्ट पर है उसको स्टार्ट मोशन को स्टार्ट करने के लिए वी नीड अ काइंड ऑफ फोर्स, और अगर कोई चीज ऑलरेडी मोशन में है तो उसको मोशन में रखने के लिए भी वी नीड एक्सटर्नल फोर्स फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक. अब यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर मैंने दो चीजें बोली थी कि मोशन को स्टार्ट करने के लिए और मोशन को रोकने के लिए वी नीड फोर्स, राइट. मोशन में रखने के लिए हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस वहां पर कोई और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ना हो. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा एक सरफेस बनाया विच इज कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस. ओके, I made a surface which is completely frictionless, और मैंने एक बॉल को पुश दिया एंड it started moving with 2 meter per second velocity. ठीक है. Now the sign Dr. Galileo says कि अब ये जो मोशन है अगर इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके ना रोके, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और मेरी बॉल मूव कर रही है और कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको आके ना रोके, नो एक्सटर्नल फोर्स इज स्टॉपिंग इट, ये मोशन अपना कंटिन्यू रखेगी. ओके, ये घूमती रहेगी विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी. दैट्स व्हाट गैलीलियो सेड. ओके, अब अगर ये मेरा सरफेस फ्रिक्शनलेस होता
तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसको 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करना शुरू करा, लेकिन इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो ये थोड़े टाइम बाद जाकर अपने आप रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर इस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पर नहीं है, देन इन दैट केस it will be moving with the same velocity for the eternity। ठीक है, अगर इसको रोकने के लिए कोई ना कोई, तो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, so where were we? Yes, in other words, an object remains in motion so long as the external force applied to it produces motion remains present। Means ऐसा मानते थे कि उसको मोशन में रखने के लिए भी फोर्स चाहिए होता है, जिसको गैलीलियो ने मना किया। Force must act continuously to keep the body in motion. This view was based on observation that the motion of the body ceases when the force is withdrawn। मतलब अगर आप जो आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, अगर आप उसको रोक दोगे तो थोड़ी देर बाद चीज अपने आप रुक जाएगी, ऑब्जेक्ट अपने आप रुक जाएगा। तो ये उस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, दिस फैक्ट दैट की मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे they have given the example that a cycle remain moving so long, the force is applied on its pedal again and again and again and again. If we stop pushing the pedal, the cycle stops. Similarly, if we turn off the engine of the car stops। अगेन हॉर्स भी है, बुलेट कार भी है, तो वो अगर चलना रुक जाएगा तो वो भी रुक जाएगा। अगर हमारे पास स्टिल वाटर है, मीन्स पानी में कोई बहाव नहीं है, देन इन दैट केस अगर हम उसको बोट को हमने रॉ करना बंद कर दिया, देन इन दैट केस अगेन वो आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। क्लियर? सो ये इन ऑब्जर्वेशन पे वी सेड कि एक ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। गैलीलियो डिड नॉट अप्रूव दिस व्यू। उन्होंने कहा ये चीज दिस इज समथिंग दैट इज नॉट satisfactory for me। From his experiments, he found that no force is needed। He said that no force is needed to keep the object or to continue the object of the moving body। ठीक है, he said that no force is needed to continue the body of a moving body। If a body is set in motion, it will remain in motion even when the force applied to set a body is withdrawn। मैंने हल्का सा हाथ लगाया, I provided the force, and अगर उस पर कोई भी external force act नहीं हो रहा है, then in that case वो चलती जाएगी। उसके लिए उन्होंने बताया that it will remain in motion even when the force applied on it will is withdrawn, provided, as I told you, there is no other force such as friction etc present to oppose the motion। मतलब वो सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, कुछ भी बायन फोर्स, कोई मोड़ या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको रोक सके। अगर नहीं रोकोगे तो वो अपने यूनिफॉर्म स्पीड से चलती जाएगी अनलेस एंड अनटिल उसको नहीं एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करोगे। From our everyday life experience, if we know that when a ball is kicked, it moves a certain distance before coming to rest। In fact, it stops due to force of friction between the ball and the ground। राइट? अगर हमने एक बॉल को किक किया तो वो क्या करती है, वो एक सर्टेन पॉइंट तक ग्राउंड पर चलती है, देन फिर रुक जाती है। क्यों? करेक्ट। जो ग्रास है, जो सॉइल है, वो रफ सर्विस है, जिसको क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड बाय किकिंग द बॉल ऑन द स्मूथ रोड, वो मोशन बढ़ जाएगा। राइट? अब ये बॉल और दूर तक जाएगी। करेक्ट? इट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली मोर।
longer distances before coming to the rest. If somehow it would have been possible to reduce the force of friction completely, means frictionless surface. Frictionless surface is present there. Then in that case, the ball would have remained in motion forever after kicking it once. This is concluded that the absence of force of friction, no force is required to keep the object moving after bringing it in motion. In other words, an object, if once set in motion, moves with uniform velocity if no force acts on it. Thus, a body continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion, means अपनी velocity वो बार बार change नहीं करेगा, because for the change in velocity again we need force. Unless an external force is applied on it, this is called Galileo's law of inertia, means अपने state में रहना. ठीक है, अपने स्टेट में रहना. अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहूंगी, अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में रहूंगी. दैट इज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया. From the above discussion, we concluded that if a body is at rest, it remains at rest unless and until a force is applied on it. तो उसका state of rest था और वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. If a body is moving, it will continue to move with the same speed in the same direction unless a force is applied on it or external force is applied on it. ठीक है? Newton put the above observation in the form of a law, and that's why this is known as Newton's first law of motion. So, according to the Newton, if we say this statement that according to Newton's Newton's first law of motion, if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest, and if a body is in the state of motion, it will remain moving in the state, it will remain moving in the same direction while the same speed unless and until an external force is applied on it. अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे इमेजिन करो आपके घर में एक कारपेट है और उस कारपेट को आपने बाहर ले जाकर झाड़ा. ठीक है, तो फिर क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स एकदम उससे निकल कर आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि दो सॉइल पार्टिकल्स वर एट रेस्ट. और आपने क्या किया, आपने जो कारपेट था उसको मोशन दिया, तो देवर इन रेस्ट, तो वो तो वहीं पर रह गए क्योंकि वो रेस्ट की स्टेट में थे और कारपेट नीचे की तरफ आ गया. अंडरस्टैंडिंग? जब मैंने उसको झाड़ा तो वो जो थे वो तो ऊपर की तरफ ही थे क्योंकि वो तो अपने रेस्ट में थे. लेकिन जैसे ही वो कारपेट लेके नीचे की तरफ आ गया, अगेन दिस वाज इनर्शिया. इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बस वाला भी डिस्कस करेंगे कि जब अब बस चलती है तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं और जब बस रुकती है तो आगे की तरफ जाते हैं. ऐसा भी क्यों होता है ये भी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ये सब इनर्शिया का फिनोमिना है. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया. ओके, चलो, we'll discuss that in our next class. Okay. So, students, I really hope you like the session. If you have any doubt, you can definitely ask me in the comment section. Also, I will be providing you my Telegram group and channel link where you will get all the required PDFs and notes regarding your syllabus. And please do like, subscribe, share, and comment, and also hit the bell icon for regular updates. Have a nice day. Thank you.